नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। खसरा यानी मीजल्स आजकल भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और ये तेजी से फैलती है। ज्यादातर ये बीमारी 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में बच्चे को या मरीज के माथे पर लाल धब्बे आ जाते हैं जो देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते तक रहते हैं। इसमें मरीज को बुखार, खांसी, शरीर में पानी की कमी होना, कमजोरी आना, जीभ पर सफेद धब्बे भी आ सकते हैं। इस बीमारी में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो अगर आज आप भी खसरे की बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप आयुष्मान भव में आज हमें कॉल कर सकते हैं। खसरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हैं जो कि अलग अलग पैथी से हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन और XMS हैं जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रहेजा। मेरे साथ डॉक्टर राजगोपाल जुड़े हुए हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कुमारा भृत्य, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजगोपाला। साथ ही होम्योपैथी का नजरिया क्या है, इसमें ट्रीटमेंट किस तरह का है और क्या जानकारी है जो हम होम्योपैथी के नजरिए से समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए डॉक्टर शिव नारायण जना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक हॉस्पिटल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिव नारायण जना। खसरा बेहद संक्रामक बीमारी है और खतरनाक भी है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन के बावजूद हर साल खसरे से हजारों मौत होती हैं। खसरा पैरामाइक्सो वायरस परिवार के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। ये हवा से फैलने वाली बीमारी है जिसमें वायरस पहले सांस की नली पर हमला करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। खसरे के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 7 से 14 दिनों के बाद विकसित हो सकते हैं और आमतौर पर लगभग 10 से 14 दिनों तक रहते हैं। खसरे के कुछ सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, नाक बहना, खांसी और छोटे सफेद धब्बे शामिल हैं जो शुरुआती दिनों में गाल के अंदर विकसित हो सकते हैं। खसरे के कुछ गंभीर जटिलताओं में अंधापन, निमोनिया जैसे गंभीर श्वसन संक्रमण और कान में संक्रमण भी शामिल है। खसरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है और एक सक्रिय मामले में एक मामूली सा संपर्क भी किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों जैसे शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में जल्द ही खसरा हो सकता है। तो खसरे से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आज आयुष्मान भव में हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे और हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर रहेजा, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बताइए कि खसरा क्या है। WHO ने इसके प्रसार को लेकर भी चेतावनी दी है। खसरा एक समय पे माना जाता था कि खत्म हो रहा है, अब उस तरह से नहीं फैलेगा, लेकिन फिर से इसका प्रसार हो रहा है। क्या है खसरा? एक बहुत ही कंटेजियस वायरल रोग है जो कि मिक्सोमेटो वायरस से होता है और ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलता है। आप ये समझिए कि इतना इन्फेक्शियस वायरस है कि यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है जिनकी उम्र जैसे आपने बताया 3 और 5 साल से नीचे है, तो 90% चांस है कि दूसरा बच्चा भी इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये देखा गया है कि वैक्सीन बहुत ही कारगर मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम इसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। इसके विषय में आगे जाके बात करेंगे। जो इसके मेन लक्षण हैं, यदि कोई व्यक्ति इसके वायरस के संपर्क में आता है तो इसका 10 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि 10 दिन तक ये वायरस उसके शरीर के अंदर रहेगा लेकिन कोई लक्षण नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद उसको शरीर में दर्द होना, मैलेज का होना, बुखार का होना, ड्राई कफ, स्नीजिंग, रनिंग नोज़, आइज़ का रेड हो जाना, कंजक्टिवाइटिस का होना, और एक पेक्यूलियर जो इसका लक्षण है, बुखार आने के 4 दिन के बाद एक रैश निकलता है शरीर के ऊपर जो कि कान और कान के पीछे से शुरू होगा और ये धीरे धीरे पूरे 2-3 दिन में पूरे शरीर में ऊपर से नीचे फैल जाएगा। और ये मैक्यूलोपेपुलर रैश है जो कि डस्क रेडिश कलर के होते हैं और ये टिपिकल क्लिनिकली ये कोई भी डॉक्टर बता सकता है कि इस बच्चे को खसरा हो गया है। लेकिन इसके अलावा हम RT-PCR टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि नेजल स्वैब लेना, गले का स्वैब लेना,
ये किया जा वो सकता उसका बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जी। और इसी प्रकार ये जो रैश आता है ये 3-4 दिन रहेगा और फिर ये उसी ऑर्डर से डिसअपियर करना शुरू हो जाएगा ऊपर से नीचे ही। तो ये एक इसका बहुत ही पेक्यूलियर लक्षण है। इसके अलावा बक्कल म्यूकोजा जो कि हम फर्स्ट एंड सेकंड मोलर की साइड में आप बच्चे का मुंह खोलेंगे तो देखेंगे वहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट डेवलप हो जाते हैं जो कि एक नमक के क्रिस्टल के बराबर वाइट ब्लूइश हैं और रेडिश जो पीछे का बक्कल म्यूकोजा उसके अंदर दिखते हैं। ठीक है। तो ये टिपिकल लक्षण है। यदि ये सब लक्षण हैं तो हमें क्लिनिकली एक डॉक्टर बता सकता है कि इसको खसरा है और जैसे मैंने बताया अब ये टेस्ट हम बहुत ही जब जरूरी है तभी करते हैं। ठीक है। और एंटीबॉडीज का टेस्ट भी कर सकते हैं, एलाइजा IgM एंटीबॉडी। जी डॉक्टर राजगोपाल, आयुर्वेद क्या कहता है खसरे को लेकर? खसरा या मीसल्स जो है आयुर्वेद ग्रंथों में रोमांतिका नाम पे जाना जाता है और जो जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है उसके हिसाब से तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट या प्रकोप इसमें मिलता है। ज़्यादातर पित्त और कफ दोषों का बोलते हैं। तो इसका लक्षण अगर देखते हैं तो भी ऐसे ही है। शरीर में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे रैशेस शुरू होगा, रोमकूपों में होता है इसलिए उसको रोमांतिका नाम दिए हैं। और दाह या जलन होना, खुजली नहीं होगा, जलन ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ ज्वर या फीवर का आना, ये इसका प्रमुख लक्षण है। जब बच्चों में ज़्यादा दिखता है और इसीलिए इसको बच्चों का व्याधि बोल के ही आयुर्वेद में बताया है रोमांतिका नाम पे और इसका चिकित्सा भी उसी आधार पे होता है। इसको पित्त बढ़ाने वाला ऐसी चीज़ों से दूर रखना है और जो लक्षण है वो लक्षण आधारित चिकित्सा होगा। और इससे बचाने के लिए भी कुछ प्रतिविधि कर सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या माउथ के द्वारा अंदर शरीर में वायरस अंदर घुसता है तो उसको ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन, खाने पीने में खासकर हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है। डॉक्टर जना, जैसे डॉक्टर रहेजा और डॉक्टर राजगोपाला दोनों बता रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन क्या ये किसी और को भी हो सकता है या कौन लोग हैं जो इसकी चपेट में आसानी से आ सकते हैं? देखिए, ये बीमारी खसरा जो है ये बच्चों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे आपने बताया 3 से 5 साल का, पर ये कभी मतलब यंग एडल्ट में और मतलब एडल्ट्स में भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं खाली बच्चों में हो। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि जब यंग एडल्ट में या कोई एडल्ट में होता है तो ऐसे केसेस में बीमारी थोड़ा गंभीर रूप लेने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह ने हमें कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। राम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, आप मेरी परेशानी है कि हमारे 3 आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? राम सिंह जी, हम आपकी आवाज सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं मैडम, आवाज सुनो आप जी। क्या चक्कर है आपका? फोन ही मैंने मिलाया और फोन ही सुन रहे आप। ठीक है, जो हम जो हम समझ पा रहे हैं, आपके बच्चे को खसरा हुआ है। आप ये जानना चाहते हैं कि इससे क्या उसे आगे दिक्कतें हो सकती हैं। मैं सही कह रही हूँ राम सिंह जी? जी डॉक्टर, हाँ डॉक्टर रहेजा, जिनको खसरा हुआ है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में, 14 दिन में, मतलब कुछ दिनों में ये चला जाता है, आपने बताया। क्या ये आसानी से चला जाता है? हर एक में एक ही तरह का मैं कहूँ असर दिखाता है, या फिर अगर बच्चे को हुआ है तो उसके बाद क्या और भी कुछ रोग हैं जो हो सकते हैं, या और क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि खसरे जब बच्चे को होगा तो खांसी, जुकाम, बुखार, रनिंग नोज, कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल होना, ड्राई कफ का होना, ये लक्षण हैं। इसके अलावा बच्चे को डायरिया हो सकता है, लूज मोशन होना, उल्टी हो सकता है और बच्चा खाना पीना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जब बच्चा रिकवर करता भी है 2 हफ्ते के बाद तो उसके अंदर काफ़ी वीकनेस होगी, वजन कम हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, रैशेस हो सकते हैं, रैशेस के बाद प्रूराइटिस हो सकता है। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि कुछ एक बच्चों में देखी जाती हैं जिनका इम्यूनिटी कम है प्रैक्टिकली, और जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसमें विटामिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खसरे के अंदर क्या होता है कि आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें कॉर्नियल अल्सर होने का भी डर रहता है, और विटामिन ए की वजह से इम्यूनिटी कम होने से बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस का होना भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मेनली है न्यूमोनाइटिस का होना, लैरिंजाइटिस का होना, ब्रोंकाइटिस का होना, लैरिंजोब्रोंकाइटिस का होना, क्राउप जिसको कहते हैं। बच्चे की टिपिकल खांसी होती है करके ऐसे इस टाइप से खांसेगा, मतलब खांसना चाह रहा है लेकिन क्योंकि लैरिंजाइटिस लैरिंग्स भी इन्वॉल्व हो गया तो पूरा खांस भी नहीं पा रहा है। अच्छा। उसको हम क्राउप कहते हैं। इसके अलावा बच्चे में वजन कम होना, भूख का कम होना, ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ये बड़ा कॉमन है। और यदि आप देखें आंखों के अंदर अल्सर होना और उसके अंदर ब्लाइंडनेस अगर रिकवरी नहीं होता तो वो होने का चांसेस भी रहता है। इसके अलावा जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है एनकेफेलाइटिस, ब्रेन का इन्वॉल्व होना, जो कि बहुत ही कम बच्चों में होता है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसके लिए हमें एक बहुत ही स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, एंटीबायोटिक्स, इंटरफेरॉन चाहिए, तो ये एक स्पेशलाइज सेंटर पे होना चाहिए ये सब। पर ये अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया है, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंपेन चलाया जा रहा है, MR वैक्सीनेशन कंपेन। और बच्चे को जो फर्स्ट डोज है खसरा की, मीजल्स की, हम 9 महीने पे देते हैं और 15 महीने पे MMR, मीजल मम्प्स रूबेला का इंजेक्शन लगता है, जो कि इसके अलावा और जो 2 बीमारियां हैं, मीजल्स एंड मम्प्स एंड रूबेला, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, वो उससे भी प्रोटेक्ट करती हैं। और ये देखा गया यदि बच्चे को वैक्सीनेशन हो गया है तो एक डोज से 90% से अधिक प्रोटेक्शन है, और यदि दोनों डोज लग गया है तो 98% से अधिक प्रोटेक्शन है। तो ये हमारे को समझना चाहिए सभी भारतवासियों को कि बच्चे को वैक्सीनेशन समय से अवश्य करवाएं। सब वैक्सीन सरकार के द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट सेटअप्स में नियर बाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और ये बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको बिल्कुल टाइम से एक्शन लेना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि यदि वैक्सीनेशन नहीं है बच्चे को तो अगर वो किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा बिफोर द स्कूल गोइंग एज, 90% चांस है कि उसको खसरे का इन्फेक्शन हो जाएगा। और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने बताया कि अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसमें बीमारी का जो इलनेस भी ज़्यादा होता है, बीमारी भी तेज़ होता है, बुखार भी तेज होगा, सब कुछ कॉम्प्लिकेशन का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो सबसे कारगर है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। और यदि आपके बच्चे को खसरा हो गया है तो ज़रूरी है कि उसको आइसोलेशन में रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि ये बीमारी, आपका जो रैश डेवलप होता है उसके रैश डेवलप होने से 4 दिन पहले और रैश डेवलप होने के 4 दिन बाद तक ये इन्फेक्टिव रहता है। और ये वो पीरियड है जबकि बच्चे को हमें आइसोलेशन में अलग से रखना चाहिए, स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, बाकी बच्चों के साथ उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे नीचे बच्चा खेलने चला गया, स्कूल चला गया, तो उससे क्या होगा कि बहुत कंटेजियस है वायरस, तो बहुत तेज़ी से पूरी कम्युनिटी में फैलने का डर है। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, हैंड हाइजीन, यहाँ वहाँ ना थूकें, क्योंकि वायरस का जो मैंने बताया कि फैलने का है ड्रॉपलेट बाई एयर, दूसरा सिक्रीशंस जिसको हम कहते हैं स्टेजोवायरीमिया, जो आपका रैश निकलने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद वाला पीरियड है। अच्छा। उस समय वायरस आपके रेस्पिरेशन में है, आपके सिक्रीशंस में है, आपकी आईज में है। तो जहाँ जहाँ भी आप ये वायरस, आप बच्चा खांसता है कहीं जाता है तो वायरस वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, और लोगों तो उस बच्चे को या कहीं आपने छुआ है तो ये वायरस काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट में रह सकता है। और यदि आपने उस सरफेस को छू लिया, जैसे इस टेबल को छू लिया, इस चेयर को छू लिया, अगर इस पर वायरस है तो आपके टिप्स ऑफ द फिंगर से नाक में और फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, बहुत जरूरी और है, अपने को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। दूसरे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, सूरज ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सूरज, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। जी, वही बता रहे हैं कि शरीर में हमारे जो लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फिर जब उनको हम खुजला देते हैं तो उससे ब्लड निकल आता है, वो सूख जाता है, फिर दूसरा निकल आता है। सूरज, आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए। ये बताइए, ये दाने अभी निकले हैं या आपको अक्सर ऐसा होता रहता है? जी मैम, हमें तो अभी निकले हैं, 10-15 दिन हुआ है। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? जी, डॉक्टर को अभी दिखाया नहीं है, हम आपके 102 दिन पहले प्रोमो देखे तो हम सोचे देख लें उसके बाद दिखाएं। ठीक है डॉक्टर राजगोपाल, ये दाने क्या हो सकते हैं? ये खसरा होने का संभावना कम लगता है, क्योंकि 10-15 दिन से है और खुजली है, खून निकलता है। ये कुछ और फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, लक्षण जो बोल रहे हैं उसका आधार पे। और इसमें ये सुझाव दे रहेंगे कि डॉक्टर को दिखाए और परामर्श करके दवा ले। बिल्कुल, ये खसरा होने का संभावना कम लगता है। खसरे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बुखार होना जरूरी है, बुखार के साथ साथ शरीर में वो स्प्रेड होता है, पूरा शरीर में स्प्रेड होता है, ऊपर से
मुंह से शुरू होके नीचे स्प्रेड होता है, ये होना जरूरी है। अगर नहीं है और स्राव है तो संभावना कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये खसरा तो नहीं है, लेकिन कुछ और बीमारी है या किसी और बीमारी का सिम्टम हो सकता है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि 15 दिन से आपको ये दाने हो रहे हैं, इसलिए डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा। डॉक्टर जना, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि कई लोग हैं, जैसे चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स में भी कुछ कुछ इसी तरह से हम देखते हैं, दाने होते हैं और शरीर में फैल जाते हैं, तो कैसे इनको अलग समझें? दोनों ही क्या वायरस के जरिए होने वाले हैं? दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी। आम लोगों को ये जानना जरूरी है ताकि वो भी घर में कुछ अंदाज लगा सके ये चिकन पॉक्स है या मिजल्स है। देखिए, जैसे डॉक्टर रहेजा ने बताया, अभी आपने सुना है कि कान की पीछे से दाने शुरू होते हैं और मुंह के अंदर भी कुछ दाने आ जाते हैं जो सफ़ेद या नीला रंग का होता है, और पहले पहले तो अंदर की तरफ होता है, वो बाद में पूरे मुंह में फैल जाता है। और जो मिजल्स का दाने है मैकुलोपेपुलर, मतलब या तो उभरा हुआ दाने होता है या मतलब एक लेवल पे होता है या तो उभरा हुआ होता है, और ये शरीर की ऊपर से शुरू करके नीचे तक पूरा फैलता रहता है। और जो चिकन पॉक्स में होगा वो पॉलीमॉर्फिक हम बोलते हैं, उसका भिन्न भिन्न प्रकार के रूप होते हैं। अच्छा। तरह तरह की दाने आएंगे, एक प्रकार की नहीं होंगे, और उसके अंदर पानी भर जाएगा, और वो तोड़ने के बाद वहाँ फिर चांसेस ज़्यादा है, अगर इम्यूनिटी कम है तो पस वगैरह बन जाए, नहीं तो ऐसे ही सूख जाता है, ये संभावना ज़्यादा है। और मेजल्स का जो है वो धीरे धीरे फिर उसी दिशा में हिल होना शुरू होता है। तो ये कुछ मतलब ऑब्जर्वेशंस है जिससे हम मिजल्स और चिकन पॉक्स को अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है डॉक्टर रहेजा, क्यों ये इस समय इतना फैल रहा है? मौसम बदलने की वजह से, या कहा जा रहा है टीकाकरण नहीं हो पाया? क्यों अचानक भारत में हम देख रहे हैं जगह जगह मामले आ रहे हैं खसरे को लेकर? हाँ, देखिए, ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये मौसम जब बदलता है तब ज़्यादा होता है और सर्दी के मौसम में अधिक होता है। उसका रीज़न ये है कि जब सर्दी आती है तो आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, ज़्यादातर घर में रहेंगे, बंद कमरे में रहेंगे, वेंटिलेशन कम हो जाएगा, और ये टेम्परेचर भी इस समय जो है 25 डिग्री के आसपास, ये वायरस फ्रेंडली है। अच्छा। तो मतलब नेचर इज़ हेल्पिंग द वायरस टू डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड। लेकिन हमें ये सोचना है कि समझना है कि जो वायरस है सिर्फ इसका जो ह्यूमन में ही सर्वाइव कर सकता है, इसका कोई रिजर्वायर नहीं है। यानी एक बच्चे में अगर वायरस है तो वो दूसरे बच्चे में जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी और जगह से, किसी और एनिमल से ये स्प्रेड करता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो यदि हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। दूसरा चीज़, जैसे आपने बताया, वैक्सीनेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैक्सीनेशन सभी को करवाना ज़रूरी है, और भारत ने, यदि आप देखें मतलब विश्व में भी और भारत में भी कुछ एक दशकों में देयर इज़ ए ट्रिमेंडस डिक्रीज इन मीजल्स केसेस। अगर 1980s में जाइए और अभी 2020 वाला देखिए फिगर, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाखों से केसेस हज़ारों में आ गए हैं, 20,000। तो यदि आप देखें तो ओवरऑल देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट। बट हमारा ये मानना है कि यदि हम वैक्सीनेशन करवाएं तो उससे क्या होगा, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हर एक बच्चे के अंदर इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो ये वायरस का ट्रांसमिशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये वायरस सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही सर्वाइव कर सकता है, आउटसाइड कहीं नहीं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यदि हम वैक्सीनेशन टाइम से कराते हैं, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रखते हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि ये वायरस जिनका इम्यूनिटी कम है उन बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बच्चा मेल नरिश्ड है, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जा रही हैं, या HIV एड्स के जो माँ के बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे का इम्यूनिटी कम कर देती है। ल्यूकीमिया है, तो ऐसे बच्चों को ध्यान रखना है। और सबसे अहम बात है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखा गया है कि यदि प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के, प्री मैच्योर लेबर का होना, एबॉर्शंस का होना, अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी का होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है। वैक्सीनेशन जो मैंने बताया, आइडियल एज है 9 मंथ फॉर मीजल एंड 15 मंथ्स पे 15 to 24 मंथ्स MMR। इसके अलावा
भारत सरकार ने एक MR वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है। उसका मकसद ये जो आप बताना चाहते हैं कि यदि जो बच्चे लेफ्ट आउट हैं, जिन्होंने नहीं लगवाया इस विंडो पीरियड में इंजेक्शन किसी वजह से भी, तो यदि वो भी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उनके अंदर भी इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि सिंगल डोज से ही 90% से अधिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो यदि आप ये इसमें बच्चे भाग लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में मीजल एलिमिनेशन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है। और साथ में क्योंकि MMR भी लग रहा है तो रूबेला का कंट्रोल जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे मेरा तो यही है, हमारा यही तो सबसे क्या रिक्वेस्ट बड़े है लोग कि भी टीका लगवा सकते हैं? आपने कहा अगर वो एज छूट गई है तो किस एज तक टीका लगवाया जा 9 सकता है? months to 15 years गवर्नमेंट का कैंपेन है, ठीक है, जिस दौरान आप इंजेक्शन लगवा सकते सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब MMR जिसमें कि मम्प्स, मीजल्स एंड रुबेला, तो रुबेला एक ऐसी बीमारी है जिसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ठीक है। जो कि ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है और माइल्ड होती है खसरा के मुकाबले। और यदि रुबेला प्रेगनेंसी में होता है तो ये देखा गया है कि जो फीटस है, जो अंदर बच्चा है उसके पेट में, उसमें कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलरली ये MMR का वैक्सीनेशन सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है, पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मीजल्स की और रुबेला की वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर नहीं लगवाइए। और यदि आप ये वैक्सीनेशन करवाते हैं तो 3 महीने तक ये डॉक्टर को हम प्रिकॉशन के लिए पेशेंट को बताते हैं कि आप प्रेगनेंसी मत करिए, क्योंकि ये जो वायरस है जो वैक्सीन के अंदर है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन वायरस है। ठीक है। तो यदि हम ये देते हैं तो प्रैक्टिकली हम एक लाइव वायरस जो कि अटेनुएट कर दिया है, जिसका कि हमने इन्फेक्टिविटी कम कर दी है, वो बॉडी के अंदर डालते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप ये वैक्सीनेशन करवाइए। और दूसरी चीज़, यदि आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, आप कैंसर के पेशेंट हैं और जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी है, तो आपको ये वैक्सीनेशन उस केस में नहीं देते। हम उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का एडवाइस करते हैं यदि कोई व्यक्ति इस वायरस के मरीज के साथ एक्सपोज हो जाता है तो। जी, एक और कॉलर है विक्रम ने कोलकाता से हमें कॉल किया है। विक्रम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बताइए क्या सवाल है। मैडम, मैं जब मैं नहाता हूँ तो नहाने के बाद जो है पूरा 10 से 15 मिनट तक जो है पूरे बॉडी में हिचिंग जैसा रहता है और चेस्ट के पास जो है कभी कभी कुछ लाल चकत्ते जैसे आते हैं। विक्रम, ये समस्या कब से है आपको? ये करीब 7-8 साल से है। विक्रम, माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये सवाल हम शामिल नहीं कर पाएंगे। ये सीधे सीधे खसरा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोई और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और त्वचा से जुड़ा रोग हो सकता है। तो अच्छा रहेगा कि आप किसी त्वचा विशेषज्ञ को एक बार उनसे परामर्श लें, सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। माफ़ कीजिएगा, आज सवाल आपका शामिल नहीं कर पाएंगे हम। डॉक्टर राजगोपाल, जब डॉक्टर रहेजा ने बताया और ख़ासकर मौसम को लेकर उन्होंने बात की कि जो 25 डिग्री का तापमान है वो इस वायरस के लिए फैलने में मदद करता है। अभी हम देख रहे हैं ठंड के जब दिन हैं, क्या आयुर्वेद के नज़रिए से क्या ऐसा शरीर में ज़रूरत है? आपने कहा वात के पित्त कफ तीनों दोष हो सकते हैं, तो क्यों इस मौसम में बच्चों को ज़्यादा, मैं कहूँ कि खसरा हो सकता है, आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, बच्चों ऐसे ही इम्यूनिटी उनका कम होता है, डेवलपिंग एज है, लगभग 8 साल तक का उम्र में उनका इम्यूनोग्लोबुलिन मेच्योर लेवल में आता है। तो इस कंडीशन में जो भी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज है होने का संभावना ज़्यादा है, प्रोवाइडेड प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो। दूसरा ये है कि आयुर्वेद में जो हमारा 365 डेज का जो साल वर्ष है, इसको 6 हिस्से में बांटा गया है। उसको ऋतु बोलते हैं, सीजन्स बोलते हैं। तो ये सीज़न का, एक सीज़न का एंड एंड दूसरे सीज़न का शुरुआत का जो काल है 15 दिन का, 7 दिन 15 दिन का काल को हम ऋतु संधि बोलते हैं, ट्रांसिशन पीरियड है। ये ट्रांसिशन पीरियड में ऋतु संधि काल में ऐसे व्याधियों का होने का संभावना सभी को ज़्यादा है। बच्चों का इम्यूनिटी कम है, इसलिए उनमें थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और इसको ऋतु संधि काल जनित रोग ऐसे आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। दूसरा यह है कि इसको कैसे रोकेंगे। ये संधि काल में प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी हम अभी बताए हैं वो सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है।
अच्छा खान पीन, न्यूट्रिशन इस ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिस बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा है, जिस बच्चों का आहार खाना पीना अच्छा है, उनमें ऐसे व्याधियों होने का संभावना कम है। जिस बच्चों के वो मालन्यूरिश्ड है, वजन बराबर नहीं है और खाना पीना बराबर नहीं ले रहे हैं, मोनोटोनस डाइट बोलते हैं, एक ही तरीके का चीज़ खाना ऐसे खाते हैं, ऐसे बच्चों में ऐसे होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और खसरा में खासकर 3-4 वैरायटीज़ है, उसमें एक वैरायटी है जिसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है, बट ऐसे वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज अगर देखेंगे तो कम है। एंकेफेलाइटिस बोले थे, ये भी ऐसे ही है कि 1000 में 1 या 2 एंकेफेलाइटिस हो सकता है। अब वैक्सीनेशन आने के बाद इवन हमारा प्रैक्टिस में भी हम खसरा बीमारी बच्चों में कम देखे हैं, कम दिखता है। वैक्सीनेशन सक्सेसफुल मोड है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जिसका नहीं हुआ है उनको लेना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर जना, आप वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे? आप होम्योपैथ के नज़रिए से क्या बताएंगे? इम्यूनिटी की भी बात है और वैक्सीनेशन ज़रूरी है ही, लेकिन कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूरी बनाते हैं, कई लोगों के मन में अभी भी भ्रम है उसे लेकर। अच्छा प्रश्न है मैडम ये। देखिए, होम्योपैथी का नज़रिया थोड़ा सा हटके है वैक्सीनेशन के मामले में, पर वैक्सीनेशन एक प्रयास है जिसके द्वारा हम बहुत सारे संक्रामक रोगों में सफलता हासिल कर पा रहे हैं। और खाली होम्योपैथी की बात करें तो अभी भी हम सारी संक्रामक बीमारियों को, जो तरुण रोग है, एक्यूट डिजीज है, उसमें उसको कंटेन करने के लिए पूरी तरह सफल नहीं है। हो सकता है इसमें फेलियर कुछ हद तक होम्योपैथिक चिकित्सक लोगों का हो। होम्योपैथी का लिमिटेशन शायद कम है, शायद डॉक्टरों का लिमिटेशन ज़्यादा है, पर अभी भी हम पूरी तरह सफल नहीं है। तो इसलिए हम ये बोलने का समय अभी ये नहीं आया कि हम वैक्सीनेशन को पूरी तरह वैक्सीनेशन से मुंह फेर ले और ना करें। जहाँ तक रही वैक्सीनेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है और जिसके लिए लोगों को होम्योपैथी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म को लोगों से ये विनती करूँगा कि कभी भी वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, पार्श्व प्रतिक्रिया हो, तो ऐसी केसेस में ज़रूर एक अच्छे होम्योपैथ की सलाह ले। ठीक है। और डॉक्टर जना, इम्यूनिटी की बार बार बात हो रही है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें जल्दी ये बीमारी हो सकती है। होम्योपैथी इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देती है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? क्या जब मौसम बदल रहा हो उस समय बच्चों को होम्योपैथी एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर दिया जा सकता है? देखिए, आम तौर पे ये प्रैक्टिस चला आ रहा है होम्योपैथी में कि एज ए प्रिवेंटिव, ये समय जो है, ये समय काल मिजल्स के लिए बड़ा सही समय है। हमने चर्चा में देख भी लिया और टेक्स्ट का भी यही राय है। तो ऐसे समय में ये प्रैक्टिस चला आ रहा है कि मॉर्बिलिनम 200 की कुछ डोजेस दिए जाते हैं, रोज़ सुबह एक करके ऐसे 3 डोज दिए जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे वैक्सीनेशन की कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, पर ये मॉर्बिलिनम या होम्योपैथी का जो नोजोड्स है, इसका लगभग साइड इफ़ेक्ट्स नील है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स मिलता ही नहीं है, इसीलिए प्राथमिक रूप से ये दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये है, अगर पेशेंट सामने हो या घर वाले हो या जो भी जिसको भी प्रिवेंशन का ज़रूरत है, ऐसे लोग अगर डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर उनसे बातचीत करे तो शायद कोई दूसरी दवाई भी दिया जा सकता है। और रही, जैसे डॉक्टर राजा गोपाल ने बताया कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ, वैसे ही होम्योपैथी में सोरा सिफिलिस साइकोसिस का एक धारणा हैनीमैन ने दे के गए हैं। और इस पर अगर हम अमल करें सही तरीके से तो हम काफ़ी बीमारी में, जो आम तौर पे ये भी जाना जाता है ये इनक्यूरेबल डिजीज है, इसका कोई उपचार है नहीं, ऐसे बीमारियों में भी हम मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ या बीमारी का जो कोर्स है उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। विजय ने हमें कॉल किया है, कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ। विजय हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विजय, बताइए क्या प्रश्न है? मैं कह रही हूँ हमारे बालक की माता निकल रही है, मेरी बेटी की निकल रही है, मेरी बेटी का निकल रही है। विजय, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी आवाज़, आपका सवाल हम सही से नहीं समझ पा रहे। आप थोड़ा अगर धीरे बोलें तो हम समझ पाएंगे, थोड़ा आराम से। हमारे बेटी का, मेरी बेटी का, मेरी जमाई के, सबके माता निकल रही है। खसरा हुआ है सबको?
हाँ मोटे मोटे छाले छलक है। ठीक है विजय जी, आप ठीक है, हम डॉक्टर के जरिए समझेंगे। डॉक्टर रेजा, आपने बताया कि संक्रामक है, तो ये हो सकता है घर में एक को हो और सावधानी ना बरती जाए तो सब इसकी चपेट में आ जाए? डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरू में बताया कि यदि एक बच्चा दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो मोर देन 90% चांस है कि दूसरा बच्चा भी इन्फेक्ट हो जाएगा। नहीं, बच्चा और बड़े भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आसानी से। बिल्कुल। पर ये अक्सर देखा गया कि बीमारी ये बच्चों में अधिक होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी उसी हिसाब से कम हो जाते हैं। और हमें ये समझना है कि यदि बच्चे को घर में जैसा बता रहे हैं ये खसरा हो गया है, तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को नज़दीकी अपनी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जाके इलाज कराएं। गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए सारी दवाई और उपचार मुफ्त किया जाता है। पर्टिकुलरली खसरा के लिए हमारे पास कोई सपोर्टिव केयर देना होता है हमें। इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमारे पास एंटीवायरल ड्रग हम यूज़ नहीं करते हैं। यदि बच्चे को बुखार है तो हम पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं, और कंजेशन है, खांसी है, जुकाम है तो उसके लिए डीकंजेस्टेंट एंटीटसिव सिरप्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन करना ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ORS का घोल और बाकी उसका लिक्विड डाइट आप इम्प्रूव कीजिए। और ये देखा गया है कि यदि हम बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी ए की है तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो ये भी रिकमेंडेड है कि डॉक्टर्स जो बच्चा 9 महीने से 12 महीने का है, 6 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा है, उसमें हमने 1 लाख यूनिट्स देने हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे। और अगर वो बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 1 साल से बड़ा है तो 2 लाख यूनिट देने हैं पर डे, ओरली देना है, कॉन्जिक्यूटिव डेज पे देना है। और यदि बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी दिखती है, जैसे कि बाइट हॉट स्पॉट्स देखते हैं हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो कॉर्नियल अल्सर होने का और उसके बाद आइज़ के अंदर ओपेसिटी होने का, कॉर्निया के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम उसमें कई बार 2 लाख यूनिट की 3 डोज भी दे सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव डेज पे लगातार। तो इससे हमें बच्चे को फ़ायदा मिलता है। और ये देखा गया, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि अक्सर ये बीमारी 1 हफ्ते के एंड में और दूसरे हफ्ते आते आते रिकवर कर जाता है बच्चा। लेकिन कुछ एक बच्चों में न्यूमोनाइटिस हो सकता है तो आपको तुरंत उसी हिसाब से एंटीबायोटिक्स लेने हैं डॉक्टर के संपर्क में जाके। और कुछ एक बच्चों में कान में ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन चला जाता है मिडल ईयर में, तो उसके लिए भी डॉक्टर के संपर्क में जाके आपको दवाई लेनी होगी। कुछ एक बच्चों में एनकेफेलाइटिस होता है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया इंटरफेरॉन और रेबिवरिन एंटीबायोटिक्स हैं वो देने हैं, हमें एंटीवायरल्स देने हैं। तो ये स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रखें, उसको खिलाते पिलाते रहें, क्योंकि ये होता है कि इस समय बच्चा खाने पीने को मना करेगा, इरिटेबल हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसका वेट भी कम हो जाता है अक्सर, हमने देखा है। इसके बाद वीकनेस काफ़ी आता है बच्चे में। तो ये सारी चीज़ों हमें ध्यान रखना है कि ओवरऑल बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे, इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, हाइड्रेशन अच्छा रहे, टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाएँ। और जब रैश निकलता है तो बच्चे को थोड़ा खुजली भी हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, तो मोलियंट्स लगा सकते हैं और उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। एंटी प्रोटिक एजेंट्स माइल्ड डोज में हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यदि आप डॉक्टर के संपर्क में हैं तो अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। जी। एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ। ज्योति ने हमें झारखंड से कॉल किया है। ज्योति, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। ज्योति ने हमें झारखंड से कॉल किया, क्या प्रश्न है आपका। ज्योति, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए जी, और एक बार में सवाल पूछिए। बच्चे को 1 साल जब था ना, अभी 2.5 साल हाँ बताइए ज्योति। मेरे बच्चे जो है ना 1 साल का था, उसी समय से छोटे छोटे दाना निकल रहा था, तो कहा कि चिकन पॉक्स है, तो कुछ नियम वगैरह जो होता है हम लोग इंडिया में वो करवाए, फिर ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद निकल गया, मतलब 4-5 बार भी 1.5 साल के अंदर निकल चुका है। डॉक्टर से भी दिखवाए तो फिर भी ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने इसे चिकन पॉक्स बताया है? नहीं, डॉक्टर तो चिकन पॉक्स नहीं बताए थे। ठीक है ज्योति, हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजगोपाल, क्या बच्चा छोटा है और 4-5 बार हो चुका है, कुछ रैशेज शरीर पर आते हैं, क्या हो सकता है?
देखिए, स्किन रैशेस, चमड़े में जो रैशेस आता है वो सब रैशेस चिकन पॉक्स नहीं होता है, ना खसरा होता है। ये दूसरा कारणों से भी रैशेस आता है। खसरे में ऐसा है कि एक बार आया तो 90% उनको इम्यूनिटी मिल जाता है, दोबारा होता नहीं है। ऐसे चिकन पॉक्स में भी है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो नहीं, दोबारा नहीं होता है। रेयरली कुछ वेरिएंट में मिलता है हमें, वहाँ पे उतना ज़्यादा स्पॉट्स। चिकन पॉक्स एक वेरी स्पेसिफिक और एक लक्षण है, पानी भरा हुआ। जो स्पॉट देखेंगे वो बबल जैसा दिखेगा, जैसे कमल का पत्ते के ऊपर पानी का बूंद दिखता है, ऐसे चमड़ी के ऊपर बूंद दिखेगा। और 2-4 दिन में वो उसका कलर चेंज होगा, उसको सफ़ेद होके, पस्व होके, क्रस्ट होके बाद में हील हो जाता है। तो ऐसे अगर लक्षण हैं, वो भी चिकन पॉक्स दोबारा तीसरा बार 1-2-3 महीने में होने का संभावना नहीं है। तो ये लगता है कि कुछ और चमड़े का बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बुखार वगैरह साथ में है तो ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये परामर्श जरूरी है। या हो सकता है किसी चीज से एलर्जी हो तो एक बार हो सकता है। यस, एलर्जी भी हो सकता है। हाँ, तो बार बार ये हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे राय लीजिए ताकि आपका बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर राजगोपाल, जैसे अभी डॉक्टर रहेजा ने भी कहा कि बच्चे का मन नहीं करता, खसरा हो गया तो खाने का, और हाइड्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हाइड्रेटेड रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे, क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के नज़रिए से? देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं, एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा हाइड्रेशन और तीसरा हाइजीन। ये 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। न्यूट्रिशन में खाना पीना, इसमें खट्टे नहीं देना जरूरी है। खट्टा ज़्यादा देते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ज़्यादा होता है शरीर में, इसलिए जो खाना पीना दे रहे हैं लघु सुपाच्य, मतलब हजम होने के लिए बहुत आसानी हो, ऐसे द्रव्य, ऐसे आहार पदार्थों को देना है। खट्टा ज़्यादा नहीं देना है। इसमें एक एक्सेप्शन है, आंवला दे सकते हैं। अच्छा, आंवला अभी सीजन में भी है, मिलता भी है, या दाड़िम, अनार, ये 2 चीज़ दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी खट्टा नहीं देना चाहिए। बाकी प्रोटीन्स जरूरी है इसमें, उसमें भी चना या राजमा ऐसे हेवी डाइजेस्टिव प्रोटीन्स है, उसके जगह पे मूंग की दाल, इसको ज़्यादा प्रयोग करना अच्छा है। और जो हम रोज़ खाने पीने उपयोग करते हैं, अदरक है, या खासकर अदरक ही है, अदरक प्रयोग करना अच्छा है। जीरा का प्रयोग कर सकते हैं। तड़का लगाते हैं तो तेल में पकाने की जगह पे पानी में सब्जियों को पका के, तेल हल्का घी लेके तड़का लगा के देना। और पीने के लिए जो घर में जूसेस बनाते हैं, फ्रेश जूस बना के देना। गर्म पानी उबाल के ताज़ा होने देना, उसमें मिक्स मत करना, ताज़ा करके उसमें शिकंजी या ऐसे बना के देना, ये अच्छा है। और हाइजीन में ऑलरेडी अभी बोल चुके हैं कि हैंड हाइजीन जरूरी है और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है। जैसे स्प्रेड होता है नाक या मुंह के द्वारा, तो नाक में कोई भी तेल या घी नाक का बाहर का भाग में ऐसे अप्लाई कर देना, ये फॉरेन बॉडी एंटर होने को रोकता है, काफ़ी हद तक रोकता है। कोई भी कौन सा तेल लगाना बेहतर होगा? नहीं, जो भी तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं। अंदर नहीं लगाना, बाहर का साइड में लगाना है, ये कर सकते हैं। और घर में जैसे एक बच्चे को हुआ तो दूसरे को भी होने का संभावना, स्प्रेड बहुत होता है। तो ऐसे कंडीशन में हाइजीन में धूपन कर्म करना, कृमिघ्न द्रव्य है जो एंटी माइक्रोबियल्स है, जैसे नीम के पत्ते है, सरसों है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा धुआं लगाना घर में। जब धुआं लगाते हैं तो ध्यान रखना है बच्चे वहाँ नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड रूम में धुआं लगाना ध्यान रखना है। ऐसे करने से भी जो वायरस स्प्रेड होता है उसको रोक सकते हैं। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अच्छा खाना पीना देना, पानी या जूसेस, तरल पदार्थ देना, उसके साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना, इससे इसका स्प्रेड को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, सीवियरिटी को भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवेंद्र लाल ने हमें कॉल किया है। परवेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जब ऐसा किसी को होती है बीमारी तो उसको माता बोल देते कि माता हुई है, ठीक है, तो उसकी जांच करते हैं, वो नीम के पत्ते लेके ना उसको झाड़ फूक करते हैं, तो क्या इलाज संभव है इससे? ठीक है डॉक्टर राजगोपाल, आपने नीम का कैसे इस्तेमाल करना है तो बताया, लेकिन ये आज भी लोगों में आप क्या कहेंगे, अंधविश्वास है या कितना सही है कितना नहीं है कि सिर्फ खसरा, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियों में बहुत से लोग झड़वाने जाते हैं और सोचते हैं इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या है ये? नहीं, देखिए एक्चुअली वायरल डिसीजेस जो है, ऐसे इस प्रकार का वायरल डिसीज सेल्फ लिमिटिंग होता है। जिसका न्यूट्रिशन इम्यूनिटी अच्छा है उसमें 5-10 दिन में ये बीमारी क्लियर हो जाएगा, बट सब ऐसे नहीं होता है। तो उसको गाँव में ऑफकोर्स बहुत सारा अंधविश्वास है। माता बोलते हैं नीम के पत्ते या नीम बहुत अच्छा एंटी वायरल ड्रग है,
उसका अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके पत्ते का धुआं भी लगा सकते हैं। तो वो ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस है, उसमें हमें प्रैक्टिसेस को दो हिस्से में देखना है, डेंजरस प्रैक्टिसेस एंड सेफ प्रैक्टिसेस। जो शरीर को नुकसान ना करे ऐसे प्रैक्टिसेस गांव में हैं, जिसका भी नाम दे कोई हर्जा नहीं है, बट ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, उसमें फ़ायदा भी है। कुछ डेंजरस प्रैक्टिसेस है, वो ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, वो जो भी विश्वास हो ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जना, अब ट्रीटमेंट को लेकर अगर मैं होम्योपैथी का नज़रिया समझना चाहूँ, खसरे में क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसे देखिए, होम्योपैथी में खसरे का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह उपलब्ध है और बहुत ही सफल मतलब चिकित्सा होम्योपैथी में उपलब्ध है। कई सारी दवाई का नाम आप लोग घर घर में आज सबको पता है, जैसे ब्रायनिया सब लोग जानते हैं, रस्टक्स सब लोग जानते हैं, पल्सेटिला, फॉस्फोरस सब लोग जानते हैं, जिंकमेट इतना नहीं जानते, ठीक है, कैलीबाइक्रोम है, आर्सेनिक एल्बम है, एपिसमेलम, इन सारी दवाई का नाम आप सब ने कभी ना कभी सुना है। तो ऐसी सारी दवाइयों से बड़े अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, बहुत पर्सनलाइज्ड है। बिल्कुल होम्योपैथी तो डॉक्टर को दिखाना कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी घर में किसी भी चिकित्सा ना करे, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर को बिना दिखाए दवाई नहीं लेना चाहिए, तो उससे कभी दिक्कत भी हो सकता है, जैसे मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर डॉक्टर को नहीं दिखा के लिया तो। यानी जैसे आप कह रहे हैं कि दवाइयों के नाम सबको पता है, लेकिन सिर्फ पता होने से ही नहीं लेना, दवाई का इंडिकेशन देखना है जो डॉक्टर को अच्छी तरह पता है। आपको लगता होगा 2-3 सिम्टम सुन के यूट्यूब में कुछ सुन लिया कि भाई हाँ ठीक है कर लेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है घर पे, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, बिना दिखाए दवाई मत ले। अच्छा, दूसरी बात यह है जो हमने बताया कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है। साथ में मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि होम्योपैथी में मायाज़म एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जिसको कंसिडर करना जरूरी है। हमने ये देखा अगर मायाज़म को कंसिडर करते हुए हम दवाई देते हैं तो जैसे मतलब आज कोई बीमारी हुआ तो आने वाले समय में जो बीमारियां होने की संभावनाएं हैं उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। अगर कोई बीमारी हो गया, जैसे उम्र बढ़ते के साथ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब होता ही है, इसको रोक नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में इन सब बीमारियों का जो मतलब कोर्स है वो प्रभावित हो सकता है। दवाइयों का ज़रूरत भी पड़ जाए एलोपैथिक दवाई का, पर इन क्षेत्रों में कि दवाई का ज़रूरत कम हो जाएगा, डोज का ज़रूरत कम हो जाएगा। कभी कभार हम मतलब ऐसा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऐसी मतलब बीमारी को हम ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर रहेजा, जब हम बढ़ते मामलों की बात सुनते हैं तो कुछ मौतों की बात भी सुनते हैं, क्यों स्थिति इतनी सिवियर हो जाती है? इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, इलाज से जुड़ा हुआ है, क्यों स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की हम मौत भी खसरे से सुनते हैं? हाँ, देखिए, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन उन बच्चों में मिलते हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खसरे के लिए खासकर। उसके साथ मीज़ल्स, मम्प्स, रुबेला का भी होता है, और अब तो वेरिसेला MMR भी वैक्सीन भी आ गई है, जिसमें कि चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन उसी में ही इंक्लूड कर दिया गया। और ये देखा गया कि जब हम सारी वैक्सीन मिला के भी एक ही इंजेक्शन में देते हैं तो वो उतनी ही सेफ़ है और उतनी ही इफ़ेक्टिव है। तो आपको वैक्सीनेशन बच्चे का कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, 9 महीने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो स्थिति बहुत ज़्यादा सीवियर मीज़ल्स होने का चांसेस ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, पर्टिकुलरली यदि बच्चा मैल नरिश्ड है, उसका इम्यूनिटी लेवल कम है, तो ऐसे बच्चों को और भी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैंने बताया कि विटामिन A डेफिशिएंसी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो केस फैटलिटी है खसरा में, दैट इज़ 0.01%, मतलब बहुत ही कम है। तो आई विल से जितने बच्चों को खसरा होता है उनमें 99% से अधिक बच्चे ठीक हो जाते हैं। और तो केस फैटलिटी रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। तो डॉक्टर, इसमें ये भी है कि डॉक्टर को कब दिखाया जाए? तुरंत जैसे ही लक्षण दिखना शुरू हो जाए? आई थिंक ये आपका एक बहुत ही अहम प्रश्न है। हाँ, जैसे बच्चे को खसरा दिखता है, खांसी जुकाम बुखार होता है, और ये मेरा मानना है कि बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन बच्चों को किसी भी बीमारी के लिए, चाहे उसको खसरा है, मम्प्स है, या इवन लूज मोशंस हैं, डायरिया है, वॉमिटिंग है, क्योंकि बच्चों का जो है ना रिजर्व काफ़ी कम होता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़, यदि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बच्चा गफलत में जा रहा है, बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया है,
उसको बहुत तेज़ बुखार है, जो कि पैरास्टामोल या एंटीपायरेटिक देने के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चा सुस्त हो रहा है। अक्सर बच्चे आप देखेंगे ना, काफ़ी चंचल होते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, और बच्चे ने रोना भी बंद कर दिया है, बिल्कुल सुस्त हो गया है, गफलत में है, तो ये बच्चे का एक बहुत ही वार्निंग साइन है और हमें बहुत ध्यान देना है। बच्चे का सांस बहुत तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गया है या सांस बिल्कुल ही धीरे चल रहा है, दोनों तरफ से। एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है बच्चे की, एक होती है डीप शैलो रुक रुक के सांस आ रहा है, और एक तेज़ ऐसे चल रही है रेलगाड़ी की तरह, वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं, बच्चे का रंग नीला पड़ गया, नाखून नीले हो गए हैं, जीभ नीली हो गई, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि बच्चे को रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, बच्चे को CNS सिम्टम्स आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के। तो हमें तुरंत ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। आई विल से इस समय एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए भी रात है सुबह जाएंगे, ये मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि हमारे काफ़ी जो भाई बहन हैं, 68% भारत के लोग गांव में रहते हैं जहां पे इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चाहे रात है या जो भी है, आपको तुरंत उसको नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो भी हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ समय से जाना बहुत आवश्यक है। यदि आप समय से जाते हैं तो भी इनका, हम उससे ऐसे बच्चों को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं और ऑन मेरिट्स जैसे मैंने बताया दवाई देते हैं, तो इससे ऐसे बच्चों को लाभ होता है। और इसके अलावा इसमें स्टीम इनहेलेशन हेल्प करती है। और एक आपका प्रश्न ये भी था कि ड्राइनेस के लिए नारियल का तेल उत्तम माना गया। आई थिंक आयुर्वेद में डॉक्टर साहब मेरे से एग्री करेंगे, गाय का देसी घी और बादाम का तेल, अच्छा, ये 3 चीज़ें अक्सर हम भी यूज़ करते हैं। कोरोना के दौरान भी हमने सभी पेशेंट्स को हमने एडवाइस किया। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके जो नाक के अंदर जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी, और दूसरा कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, वो हमारे लंग्स में नहीं जा पाता। वो असल में क्या होता है कि क्योंकि यहीं पे ऑयल लगा हुआ है, मॉइस्चराइज्ड है, तो यहीं पे वो चिपक जाएगा। और दूसरा ये है कि हमारे नाक में और गले में सीलियाज होते हैं, मतलब जो कि हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल बैक्टीरिया और वायरस से। और ये भी देखा गया है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सीलिया जो है, ये काम करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली जो व्यक्ति घर के अंदर स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, क्योंकि धूम्रपान का एक ऐसा विषय है, घर में गांव में लोग हुक्का पीते हैं, कोयला जलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट हैंड स्मोक होता है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट बीड़ी पी रहा है या हुक्का पी रहा है तो खुद को नुकसान तो दे ही रहा है, लेकिन उससे जो धुआं वो बाहर छोड़ रहा है, एक तो वो जो सांस लेने के बाद बाहर निकलता है वो धुआं, दूसरा जो टिप ऑफ द सिगरेट या बीड़ी से या हुक्के के ऊपर से धुआं निकलता है, वो जो उसके आसपास व्यक्ति बैठता है, दे आर पैसिव स्मोकर्स, तो उनको उस व्यक्ति से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है वो तो फिल्टर्ड सिगरेट पी रहा है, उसको तो नुकसान हो ही रहा है। उसके साथ में जो व्यक्ति बच्चे हैं, घर में प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी नुकसान होता है। और इसके बाद अहम बात है थर्ड हैंड स्मोक। जी, मैंने बोला पैसिव स्मोकर कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक, एक होता है थर्ड हैंड स्मोक। यदि इस कमरे में किसी व्यक्ति ने स्मोकिंग किया है और वो चला गया बाहर, तो उसके जो स्मोकिंग के जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो केमिकल्स हैं, वो हमारे सोफे के कपड़े के ऊपर, डस्ट जो पर्दे हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसका असर लंबे समय तक और काफी समय तक कमरे में रहते हैं। और यदि कोई बच्चा वहां पे आ रहा है या दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। बच्चे जैसे सोफे के ऊपर डिपॉजिट हो गया, बच्चे ने सोफे के ऊपर थोड़ा रगड़ा तो उसके अंदर, तो जो आपने तेल लगाने की बात कही, जरूरी बात है कि आप घर के अंदर स्मोकिंग, पहली बात धूम्रपान ना करें, दूसरी बात घर के अंदर बिल्कुल ना करें। और यदि आपके घर में और भी व्यक्ति हैं, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं, तो स्ट्रिक्टली बिग नो, बिल्कुल। और इंडोर जो हम हमारे गांव के में, अब तो खैर सरकार ने अब हर घर गैस कनेक्शन दे दिया है, तो जो इंडोर पोल्यूशन पहले होता था जी, चूल्हा लकड़ी के चूल्हे के जलाने से, उस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप घर में लकड़ी चूल्हा जलाते भी हैं तो खिड़कियां खोल के रखें जो कि इसको खुले में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जो एक तरह से हम प्रदूषण के दायरे में इसे ला सकते हैं और हमें धीरे धीरे ज्यादा बीमार बनाती हैं, इसलिए ये बातें भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ आकाश मौर्य जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। आकाश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है। हमारा ये प्रश्न है, हमें ये खसरा जो है ये हुआ है,
और हम इसके लक्षण कैसे, क्या है शुरुआती लक्षण, और हम इसको सावधानियां बताइए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। आकाश, आपकी उम्र क्या है? और 20 साल है मैम। आपने डॉक्टर को दिखाया है अभी तक? दिखाए। उन्होंने इसे खसरा ही बताया है जो आपको? हाँ हाँ। ठीक है, कितने दिन हो गए आकाश? यही भी 5 दिन हुआ है मैम, थोड़ा थोड़ा एक दो दाना निकल रहा है। ठीक है, तो आप जानना क्या चाह रहे हैं, बताइए। कुछ कि हम तकलीफ? क्या सावधानियां रखें और क्या ठीक दवा है, लें? अभी इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बताया है आकाश। एक बार मैं फिर मोटे तौर पर मैं डॉक्टर के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि सावधानियां क्या बरतनी है। डॉक्टर राजगोपाल, अगर किसी को खसरा हुआ है तो मैं चाहूंगी जल्दी से आप 2-3 पॉइंट्स में बता दें उन्हें क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, खाना पीना अच्छा रखिए। अभी तो ठंडी का सीज़न है, अच्छा सब्जियां मिल रहा है। खाना पीना अच्छा रखिए। ठंडा और खट्टा खाना बंद कर दीजिए। साफ सफाई रखिए। और बुखार अगर है तो बुखार के लिए दवा लेना है, आयुर्वेद ले लीजिए या जो भी सिस्टम का ले लीजिए, बुखार का दवा लेना है। और हाइड्रेशन या पीने का, शरीर में पानी का प्रमाण बराबर होना चाहिए। उसके लिए जो भी तरल पदार्थ है गर्म ले लीजिए, या फ्रूट जूस अगर लेते हैं तो फ्रेश फ्रूट जूस बना के लेना, डब्बा वाला नहीं। और साफ सफाई रखिए। बुखार के लिए जैसे आयुष मिनिस्ट्री का एक आयुष क्वाथ बहुत प्रचलित है अभी, जो कोविड काल में भी उपयोग किए थे, उसको उपयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा देसी गुड़ और मुनक्का डाल के ले लेना, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा होगा, वो गर्म कम करना है इसके लिए। और अणुतैल बोल के एक तेल है, वो नाक में अप्लाई करना है, वो अप्लाई करिए। वो आपको खसरे से, तो आपको तो हो गया है, बाकी लोगों को होने से बचाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है। और डॉक्टर राजगोपाल, जैसे अभी डॉक्टर रहेजा ने भी कहा कि बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, बहुत जगह ऐसी हैं जहां इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि वेट नहीं करना है। बुखार अगर मान लीजिए किसी को खसरा हुआ है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और वो तुरंत डॉक्टर से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक आयुर्वेद विशेषज्ञ होने के नाते बताएंगे जो तुरंत घर में ही इस्तेमाल की जा सकती? बच्चों में खासकर बोलना है तो ऐसे बुखार आता है, डॉक्टर का परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन अगर डॉक्टर का परामर्श करने का बीच का समय में, एक तो बुखार बहुत ज़्यादा है तो ठंडी पट्टी लगाना सिर पे, और दूसरा है कि तुलसी तो सब घरों में होता है, तुलसी और अदरक का रस लेके उसमें थोड़ा सा शहद मिला के चटाना। इसमें रेस्पिरेटरी, श्वासकोश का या श्वास नलिका का जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा राहत मिलता है। इसके साथ साथ गिलोय का जो घनावटी आजकल सब जगह पे मिल रहा है, और गिलोय का काढ़ा बना के या गिलोय का रस निकाल के 1 चमची प्रमाण में लेना, थोड़ा शहद मिला के, इसमें भी थोड़ा राहत मिल सकता है। बट अगेन ये बोलूँगा कि डॉक्टर का परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। बुखार कितना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बुखार है तो तुरंत लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर जना, आखिर में कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है, आपकी तरफ से और क्या सुझाव? मेरी तरफ से यही सुझाव है कि जैसे हमने ये देखा कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अभी, पर ऐसे केसेस में होम्योपैथी उस बीमारी का जो कोर्स है उसको फेवरेबली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी वायरल डिजीज में होम्योपैथी सलाह लेना ज़रूरी है, जो अच्छी तरह उस बीमारी को हैंडल कर सकता है। और बाकी जो सावधानियां बताई बाकी जो सावधानियां खसरा के लिए है वो तो लेना ही है। और सारी मतलब बीमारियों के लिए जहां संभव है, जहां आपको अगर मतलब कोई ऑप्शन और है या अपना चॉइस है तो वो करिए। तो ऐसे केसेस में जहां आपको ऑप्शन होम्योपैथी का है और जहां नहीं है, जहां आपको लगता है कि कई ऐसी बीमारी है जहां बोलते हैं कि इनक्योरेबल डिजीज है, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी को एक बार मौका जरूर दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। डॉक्टर रहेजा आपका, डॉक्टर राजगोपाल आपका और डॉक्टर शिव नारायण जना, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज कार्यक्रम में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आयुष्मान भव में आपने देखा कि खसरे को लेकर सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, और टीकाकरण इसे लेकर सबसे पहला स्टेप है जो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है, और खतरे के बाद जो होने वाली गंभीरता है उसे कहीं ना कहीं वो रोकेगा। इसलिए टीकाकरण इसे लेकर बेहद ज़रूरी है। आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको बता दें, बालों के झड़ने की जो समस्या है उसे लेकर हम बात करेंगे, हेयर फॉल को लेकर बात करेंगे, कैसे हेयर फॉल को रोका जा सकता है, क्या वजह है कि कुछ लोगों में ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हमने देखा है कि कोरोना और कोविड के बाद जो हेयर फॉल से जुड़ी समस्या है वो ज़्यादा बढ़ी है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे इसे रोका जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब पर करेंगे चर्चा। अगले शनिवार दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।